Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of ray optics and optical instrument chapter of class 12th physics. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, एक सोर्स एल से एक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट नॉर्मली एक प्लेन मिरर जो है उसके ऊपर उसने नॉर्मली इंसिडेंट किया, जो कि फिक्स्ड है एक सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, मतलब सोर्स से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, जो कि फिक्स्ड है। बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल, जो बीम है वो वापिस से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस, जो कि जस्ट सोर्स आई के जस्ट ऊपर जो कि प्लेस्ड है वहां पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड, जब हमने मिरर को रोटेट कर दिया एक स्मॉल एंगल थीटा के साथ, तो जो स्पॉट ऑफ लाइट थी इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस, वो वाई डिस्टेंस जो है मतलब मूव कर गई, ठीक है, स्केल के ऊपर। द एंगल थीटा इज गिवन बाय, तो एंगल थीटा हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई इससे पहले एज यूजुअल थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक बातें इसमें हम समझेंगे। बीम क्या होता है, रे क्या होता है, ठीक है, ये दो चार बातें और कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ समझ लेंगे, बेसिक बातें बिल्कुल। देखो भाई, रे तो आप जानते होगे क्या होता है, ठीक है, एक सिंगल लाइन, ये जो होती है इसको बोलते हैं रे। अगर मैं बात करूं किसकी, एक बीम की, बीम क्या होता है भाई? बंडल या फिर बंच ऑफ रेज, ठीक है, मतलब काफी सारी रेज जब एक साथ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तीन टाइप्स की होती हैं भाई, ये तीन जो है टाइप में डिवाइडेड है। एक होती है भाई कन्वर्जेंट बीम, एक होती है पैरेलल बीम, और एक होती है डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम का क्या मतलब होता है कि भाई जिनका मतलब एक ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन हो इनका, ये हम बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। यहाँ पे क्या है, ये एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से रेस एक ही पॉइंट पे आके मिलती है। पैरेलल बीम तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के जो पैरेलल होती है। डाइवर्जेंट बीम की बात करूँ, एक ही जगह से ओरिजिन होता है लेकिन अलग अलग जगह पे क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इसका। आगे मैं बताऊंगी कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लाइट के बारे में कुछ बात करेंगे। देखो, एक हमारे पास होती है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा भाई, देखो ये बिल्कुल जो है एक यूनिफॉर्म सा सरफेस है नीचे। यहाँ पे मान लो ये लाइट इंसिडेंट करके ये चली गई, ठीक है, यहाँ स्ट्राइकर के ऊपर की तरफ। यहाँ पे सिमिलरली वही ये दूसरी जो रे आई वो भी ऐसे यहाँ से चली गई, ठीक है। ये होगी भाई क्या, बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिल्कुल एक रेगुलर यूनिफॉर्म सरफेस है, ठीक है, वहां से इसका रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा हमारे पास होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा भाई, बस सरफेस का फर्क है। यहाँ पे सरफेस यूनिफॉर्म था, एक जैसा प्लेन था, यहाँ पे बिल्कुल इरेगुलर क्या होता है, सरफेस होता है, ऊपर नीचे, ठीक है, उबड़ खाबड़ आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें रिफ्लेक्शन मान लो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन था, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सा दिखने वाला। इसमें यहाँ से ये इसके ऊपर ये ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली उबड़ खाबड़ रीजन है, सरफेस है, तो डिफ्यू जो रिफ्लेक्शन है वो भी ऐसे ही होगी, ठीक है। अब भाई मैं जो है एक आपको बना के दिखा देती हूँ डायग्राम, जो कि आगे काफी काम आएगा। वो छोटी छोटी चीजें समझनी जरूरी हैं। मान लो भाई ये एक मिरर है, ठीक है, मिरर है, इसको मिरर अज्यूम करो। ये पी पॉइंट, यहाँ पे ये क्या हुआ, इस पी पॉइंट पे एक लाइट, एक रे जो है उसने इंसिडेंट किया, मतलब यहाँ इसके ऊपर आई और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ये क्या हो गई भाई, इंसिडेंट रे, यानी जिसको हम यहाँ पे मतलब चैप्टर में आई से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गई भाई, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीच में क्या है भाई, इसके नॉर्मल टू द प्लेन, इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल टू द प्लेन, ऑब्वियसली, ठीक है। ये बीच में इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन एरिया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये होगा एंगल आई और ये क्या होगा, आर, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, जो इसके सरफेस के बीच का जो मिरर और यहाँ पे इंसिडेंट रे के बीच में हमारे पास क्या होगा, फाई। फाई क्या होता है, और ये समझो इसको हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, नाम याद रखोगे, ग्लांसिंग एंगल क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए फाई की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, मिरर था ओवरऑल। तो ये दो चार बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब लॉज की बात कर लेंगे इसमें कि लॉज क्या क्या है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। देखो सबसे पहला लो, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। ये जो तीनों थे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये जो नॉर्मल, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऑल लाइज इन सेम प्लेन। क्या भाई, प्लेन अलग हुआ है, एक ही प्लेन की तो बात हो रही है यहाँ पे, एक ही प्लेन पे तीनों लाई कर रहे हैं, तो ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो यहाँ पे क्या होगा, बस ये दो ही चीज आप याद रखोगे इसमें, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, अब इसको इरेज करके मैं आपको एंगल ऑफ डेविएशन भी बता देती हूँ कि वो क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम जो है इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होता है भाई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल बिटवीन आई एंड आर। मैंने आपको बताया था इंसिडेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टेड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जानते हैं, और एक और अकॉर्डिंग टू आर जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो अभी पीछे लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, उसमें सेकेंड लॉ हमारे पास क्या था, हम जानते हैं, वी नो कि आई किसके इक्वल है भाई, आर के एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, याद रखोगे भाई, पाई माइनस 2i, टू इंसिडेंट। ठीक है, ये आप याद रखोगे भाई। ठीक है, क्योंकि आई को हमने आर के इक्वल मान लिया, ये दो आई हो गए। ठीक है, इंसिडेंट रे और पाई माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला इसका। तो मैं आप उम्मीद करती हूँ भाई क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन आएगा एज यूजुअल, हम उसी प्रकार उससे कोई को रिलेटेड टॉपिक है या जो भी चीज़ें हैं वहीं पे समझ लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया था, तो सोल्व करते हैं। देखो, जब हम मिरर को रोटेट कर देंगे, when mirror is rotated by angle theta, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी भाई, जब हम मिरर को रोटेट कर देंगे एंगल थीटा से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितनी रोटेट हो जाएगी, बाय 2 थीटा। वो 2 थीटा से रोटेट होगी। ठीक है, 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। जब हम किसको, मिरर को रोटेट कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा से रोटेट होगी। कैसे, आप देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एल। ठीक है, जो बोला गया था ये लाइट। तो यहाँ पे एक सिंपल मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर। यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ठीक है, ये लाइट स्पॉट है। ठीक है, लाइट स्पॉट जिसकी बात कर रहे थे, जो कि कितने डिस्टेंस पे थी, वाई। ठीक है, वाई डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, तो ये वाई। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास जो है प्लेन रखा गया था। तो यहाँ पे अगर हमने क्या बोला, अगर हम मिरर को, इस मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं एंगल थीटा के साथ, थीटा के साथ मतलब आप 3D में थोड़ा सा अज्यूम करने की कोशिश करना भाई, इसको आपने थीटा के साथ रोटेट कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड, जो अब यहाँ पे ये तो इससे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मिरर के ऊपर कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी भाई, 2 थीटा हो जाएगी। ये थीटा से हमने इसको रोटेट कर दिया, तो थीटा प्लस थीटा यानी कि वो क्या होगी, 2 थीटा से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी उसकी, किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई, y अपॉन में x, यानी y अपॉन में x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, इज इक्वल टू
टू थीटा, यानी कि थीटा निकालना था, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा को बाहर ले लिया, यहाँ पे आएगा y, ये आ जाएगा अपॉन में 2x। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई है, y अपॉन में 2x आया है, यानी कि देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा, y अपॉन में 2x, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई सेकंड क्वेश्चन की। मैच द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2, जहां पे m क्या है, मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। यहाँ पे हमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम, ठीक है, बेसिकली मैच द फॉलोइंग हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, पी बी एंड सी। यहाँ पे देखो ये जो पी है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, बी भी आएगा कनकेव और रियल इमेज सी भी। क्यू का हमारे पास क्या आएगा, बी और सी तीनों। ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या था, कनकेव और यहाँ पे अगेन सी। आर का आएगा बी एंड डी, कनकेव एंड वर्चुअल, और एस का क्या आएगा, ए एंड डी, यानी वर्चुअल एंड कन्वेक्स। अब सबसे पहले मैग्निफिकेशन जो हमारे पास चीज है वो आपको समझनी जरूरी है। इसमें कुछ मैं सिर्फ यहाँ पे आपको 4 बातें बताऊंगी, वो 4 बातें आपको याद रखनी है, बेसिकली समझना भी इतना कुछ खास नहीं है, वो 4 बातें आप अपने माइंड में याद रख लेना। क्या 4 बातें हैं वो, जब मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, यानी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, हमेशा याद रखोगे इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल बनेगी। m अगर नेगेटिव है, याद रखोगे भाई, इन पॉइंट को याद रखोगे, यही बस यहाँ पे अगर आपको ये 4-5 बातें याद होती, 4-5 पॉइंट बेसिकली याद होते, तो ये मैच द फॉलोइंग इजिली हो जाना था। इसमें आपको कोई कंसेप्ट लगाना नहीं था, सिंपली याद होनी चाहिए थी चीजें। तो m अगर नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, तो यानी इमेज रियल होगी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, कितनी जो है डायमेंस्ड इमेज बन रही है, कितनी मैग्नीफाइड, यानी कितनी हम उसको जूम, मतलब जूम्ड इमेज है, कितनी जूम आउट है। तो काइंड ऑफ अगर जो है मैग्नीट्यूड मैग्नीफाइड मैग्निफिकेशन का ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा याद रखोगे मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, और अगर कम है यानी 1 का ज्यादा है, तो इमेज कैसी होगी भाई, डायमेंस्ड इमेज। ठीक है, तो ये 4 बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आप अच्छे से याद रख लेना। और मैग्निफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देती हूँ, एक आध बातें। देखो, और अगर ये m इज इक्वल टू 1 हो, ये भी केस हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, सेम साइज। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी, कोई उसमें फर्क नहीं होगा। m नेगेटिव है तो ये वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब भाई इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, कभी आपको वर्चुअल ना समझ आए, वर्चुअल का इमेज का मतलब जो उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी m पॉजिटिव की, और रियल यानी कि इरेक्ट, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, अच्छी खासी इमेज जो बनेगी। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो रियल इमेज होती है भाई हमेशा उल्टी बनती है। रियल इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी। उस केस में जो फोकल लेंथ होगी, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो यानी कनकेव मिरर होता है, और पॉजिटिव है तो कन्वेक्स होगा। ठीक है, खैर यहाँ पे मैं आपको एक आध बातें बताने वाली हूँ मैग्निफिकेशन, मतलब बेसिकली मैं उसका फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, m इज इक्वल टू माइनस वी, क्या कौन सा पेन ले लिया मैंने, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला है जो आप मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चलता है, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखोगे। v तो इमेज को रिप्रेजेंट करता है और u ऑब्जेक्ट को। हाँ, ये बेसिक बात भी आपको पता होना चाहिए, कभी यहीं पे कंफ्यूज रहो। v इमेज को रिप्रेजेंट करती है और u किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
और मैग्निफिकेशन होता क्या है भाई, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसकी एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है, देखो, जो रेशियो होती है किसकी, ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज, एक इमेज की हाइट का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो के साथ, उसको हम डिफाइन करते हैं एज मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। ठीक है। ऑल्सो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ जो इमेज का डिस्टेंस होता है टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, या तो देखो इमेज की हाइट का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ, या फिर इमेज का डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। तो ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको अब ये चीज समझ आई होगी। तो आई थिंक हम आगे मूव कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और आपको अगर कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का भी नहीं पता, एक बार चलो मैं ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ, मुझे लगता है पता होगा वैसे तो। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है भाई, ये कर्व्ड मिरर होता है ये। ठीक है, आप जानते हो कर्व्ड मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है लाइट की तरफ बल्ज आउट होती है। ठीक है, लाइट की तरफ थोड़ी सी उखड़ी होती है। ये जो बल्जिंग आउट सरफेस होता है ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को बाहर की साइड यानी आउटवर्ड्स, एंड इज नॉट यूज टू फोकस लाइट, और इसका यूज नहीं किया जाता लाइट को के ऊपर फोकस करने के लिए। ठीक है, देखो ये डिफरेंस याद रखना, कन्वेक्स मिरर तो एक स्फीरिकल मिरर होता है, मतलब जो विद एन आउटवर्डली बल्ज्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि कनकेव मिरर इसका अपोजिट है भाई। इसका जो कर्व होता है रिफ्लेक्शन सरफेस का वो इनवर्ड अंदर की साइड होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बस ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो याद रख लेना। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ भाई। चैप्टर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये एक बार में बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला कि भाई आप डायरेक्ट PYQs कर रहे हो तो आपको समझ आएगा, और आप पढ़ के भी आए हो फिर भी PYQs कर रहे हो और फिर भी एकदम से समझ आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, दो प्लेन मिरर्स है जो कि 70 डिग्री के एंगल पर, इंक्लाइंड मतलब झुकाव होना। ठीक है, दोनों प्लेन मिरर का झुकाव 70 डिग्री पर है, इंक्लाइंड एट। एक रे इंसिडेंट जो है एक मिरर पे एट एंगल थीटा पे रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड मिरर के ऊपर फॉल किया उसने और रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम देयर पैरेलल टू द, रिफ्लेक्ट कैसे हुई कि जो फर्स्ट मिरर था उसके पैरेलल रिफ्लेक्ट होके गई। तो वैल्यू बताना है थीटा की क्या होगी भाई, क्वेश्चन समझो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया तो आधा काम वही हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो। दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड है 70 डिग्री एंगल पर। ठीक है, एक रे इंसिडेंट पहले मिरर पर थीटा एंगल पर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेकंड उस पे फर्स्ट मिरर पे रिफ्लेक्शन किया, मतलब उसने सॉरी इंसिडेंट रे आई उसके पास। ठीक है, एट एंगल थीटा पे उसने जब इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्शन किया तो वो दूसरे मिरर के ऊपर जाके फॉल किया उसने, और फिर वो दूसरे मिरर के ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। कैसे रिफ्लेक्ट हुई कि फर्स्ट मिरर के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देख लेंगे भाई क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, ये हमें अच्छे से बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई दो मिरर हैं, एक मिरर ये है, एक मिरर ऐसे लोगे। इंसिडेंट रे आई भाई। ठीक है, इंसिडेंट रे ने इसके ऊपर फॉल किया, रिफ्लेक्ट होकर क्या बोला गया था, इंसिडेंट रे आई। फर्स्ट मिरर ये है, सेकंड ये है, याद रखो ध्यान से समझो। इंसिडेंट रे ने इस फर्स्ट मिरर के ऊपर एंगल थीटा के साथ, एंगल थीटा पर ये आई, इसने जब वापस रिफ्लेक्ट बैक किया तो ये कहां पे गई, सेकंड मिरर के पास। ठीक है, सेकंड मिरर के पास जब इसने स्ट्राइक किया यानी ये इसके ऊपर आई तो इसने भी तो रिफ्लेक्ट बैक किया तो ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल थी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ ना कुछ कंडीशन हम सेटिस्फाई कर पाए हैं क्वेश्चन की। ठीक है, अब यहाँ तक भी अगर आपको आ रहा है तो
अच्छी बात है, ठीक है, इसका मतलब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। क्या बोला मैंने, फर्स्ट मिरर है, सेकंड मिरर है, रिफ्लेक्टेड रे आई एंगल थीटा पे, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड मिरर पे गई, सेकंड मिरर जो है रिफ्लेक्ट किया, उसने रिफ्लेक्ट बैक किया फर्स्ट मिरर के पैरेलल। डन। क्या बात हुई थी यहाँ पे, ये इसकी नॉर्मल टू द, नॉर्मल तो आप जानते हो भाई हमेशा ड्रॉ करी जाती है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन हमारी ये लाइन होगी, ये 90 डिग्री का एंगल ऑब्वियसली भाई बीच में, ये कितने थीटा एंगल पे थी, ये बात हो चुकी थी, जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगी थीटा, ठीक है, ये मैथ्स वगैरह में हम पढ़ते थे। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो ये क्या होगा, ये 90 है अगेन यहाँ पे, ये तो 90, ये थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जब 90 है ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके केस में परपेंडिकुलर देखें तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब ये 90 है तो ये कितना होगा भाई, 90 और 70 180 का बनाना होता है हमें, तो यहाँ पे 9 160 ये हो जाएगा यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे इसको ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री का, और ये हमारे पास क्या होगा 40 डिग्री, ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल यहाँ का अंदर का पूरा ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 40, तो ये कितना हो जाएगा भाई 20 का एंगल यहाँ पे बनेगा दोनों का बीच में, ये 90 हो गया 40, तो यहाँ पे क्या होगा 90 और 40 120 120 30 40 50 60 160 820, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा भाई 180 का एंगल हमें पूरा करना है, तो यहाँ पे 20 और 20 का एंगल हमारे पास आ जाएगा 70 या 40, तो करके देखो फिगर से 40 डिग्री में अगर आप थीटा ऐड करोगे इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 40 और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 50, ठीक है, 40 और 50 कितना हो गया भाई 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई थीटा, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 90 का एंगल है, 90 में से अगर आप उसको 40 को माइनस करते हो तो कितना आता है, 90 में से अगर आप 40 को माइनस करोगे 40 को सॉरी कितना आएगा 50, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई 50 डिग्री ही तो होगी ना, ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे थीटा था, थीटा में से आप थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, ये 90 का हो गया 90 माइनस 40 करोगे, क्या आएगा 90 माइनस 40 करने पर 50 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, तो यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 50 होगा, हो सकता है भाई एक बार में समझ ना आया हो तो दोबारा आप देख सकते हो इसे। एक रोड है भाई, एक रोड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जो कि लाइज अलोंग द, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके अलोंग, ठीक है, लाई कर रही है वो रोड एक कनकेव मिरर में, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है, इन सच आवे ऐसे तरीके से कि जो उसका एंड है जो कि पोल के क्लोजर होगा वो वाला एंड वो 20 सेंटीमीटर दूर होगा मिरर से, तो लेंथ बताना है इमेज की कितनी होगी भाई, क्वेश्चन समझो, ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने का काम ही करेंगे। एक रोड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वो लाई कर रही है एक कनकेव मिरर के केस में, जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ऐसे मतलब इस तरीके से वो दे, मतलब ये पूरा कंडीशन है कि जो उसका मतलब एंड है जो कि पोल के क्लोजर वाला एंड का मतलब जो उसका रोड का एंड होता है, जो कि पोल जो होता है उसके जो क्लोजर वाला एंड वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे पड़ेगा मिरर की, तो लेंथ बतानी है इमेज की कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो भैया फोकल लेंथ समझ लो कि होता क्या है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है भाई डिस्टेंस होता है किसके बीच का, जो मिरर का सेंटर होता है या फिर एक लेंस के सेंटर और उसके फोकस के बीच का, यानी कि सेंटर ऑफ मिरर और लेंस और उसके फोकस के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है भाई उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। इस क्वेश्चन में उसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगी, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, बेसिकली हमारे काफी कंसेप्ट जो है इसी क्वेश्चन में थोड़े से हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, स्पेस बनाएंगे सबसे पहले। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन के अनुसार जो भी हमें कंडीशन दे रखी है हम बनाकर देखेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत मदद हमारी हो सके। एक रोड है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रोड बनी है मेरी, फोकल लेंथ कितनी है भाई उसकी
कनकेव मिरर की, उसके अलोंग है क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये उसका पोल की बात करिए यानी रोड के पोल की बात होगी, तो जो कि सॉरी उसके रोड के एंड की जो कि पोल के पास होगा वो, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की रोड की बात हुई, हमने बना ली। 20 सेंटीमीटर की ये दूरी पर है। जो इसका एंड है, ये जो पोल है, पोल ये होगा, ये एंड होगा भाई, इससे कितनी दूरी पर है मिरर की, 20 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी। ठीक है, आपको समझ भी आ चुकी है कि मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के अनुसार बनाया है। तो फोकल लेंथ निकालेंगे मिरर की भाई। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखोगे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ निकालेंगे। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कनकेव मिरर की बात हो रही है ना, कनकेव, ठीक है, बिल्कुल कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो कनकेव मिरर को हम ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो भाई इस केस में हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। मैंने आपको एक बात बोली थी, वी और यू में कंफ्यूज मत होना इस चैप्टर में, बिल्कुल बेसिक बात है। अगर इसी में आप कंफ्यूज हो यहाँ पे तो ये चैप्टर मुश्किल लगेगा, क्योंकि वी इमेज को, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है भाई, ये तो पता ही होनी चाहिए। वी यहाँ पे इमेज के लिए है इस चैप्टर में, और यू जो है ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी कंटेक्स्ट में चाहे वो बात हो फिर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 4 एंड ए, जो एंड ए है, एंड की बात हो रही थी यहाँ पे हमारे पास, तो अगर मैं बात करूँ 4 एंड ए, ठीक है, 4 एंड ए ऑफ द रोड, जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज का डिस्टेंस है भाई, द इमेज डिस्टेंस व्हेन, जब u1 यानी u इमेज के लिए है, या व्हेन सॉरी इमेज ये ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट जो है कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इमेज के डिस्टेंस जब u1 क्या है, इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस लेंगे भाई, कनकेव के केस में माइनस लेते हैं, माइनस प्लस का ध्यान रखोगे, कन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो भाई, फोकल लेंथ कितनी है, -1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन v1, इमेज का निकालना है, माइनस यहाँ पे 20 हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो 1 अपॉन 20, प्लस था यहाँ पे, प्लस माइनस क्या हो गया भाई, माइनस, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का के मिरर के केस में याद रखोगे। सोल्व करोगे तो भाई क्या आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन v1 को बाहर निकाल लो, -1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20। अब ये बाहर से अगर अंदर आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा भाई। ये साइन कन्वेंशन वाली चीज आपको याद, आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। -2 प्लस 1 इज इक्वल 20, यानी v1 की वैल्यू हो गई भाई -20 सेंटीमीटर, v1 यानी इमेज का हमने निकाल लिया। और अगर मैं u2 के केस में बात करूं, यानी कि जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, जब, यानी ये तो सिर्फ इतनी बात करी, अब इस दोनों को मिलाकर 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 30 सेंटीमीटर। उस केस में सेम इसी फॉर्मूले में भाई पुट कर दो, 20 के प्लेस पे 30 पुट करोगे, आंसर क्या आएगा निकल के, 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू -20 अपॉन 300, यानी कि v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर। इसमें 20 आया है, इसमें 15 आया है। अब भाई दोनों को सोल्व कर दो, l इज इक्वल टू, यानी l जो है हमें निकालना था मैग्निफिकेशन के लिए, हम यूज कर सकते हैं इसको, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, -15 -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यानी कि माइनस नहीं सॉरी +5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ दोनों की फोकल लेंथ निकालनी थी, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, 5 सेंटीमीटर। तो ये था भाई फोकल लेंथ के मतलब से रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट। ठीक है, याद रखोगे फोकल लेंथ कनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव रखोगे फॉर्मूले में, और अगर बात कन्वेक्स की करी जा रही है तो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन वाली बात भाई बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। मैं उम्मीद करती हूँ 4 क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं वो भी कहीं ना कहीं आप समझ पाए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन है इज 6 फीट टोल, 6 फीट का एक आदमी है। हाउ टोल मस्ट अ वर्टिकल मिरर, कितना टोल एक मस्ट वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मतलब जो इस डायरेक्शन में हो, बी इफ ही इज एबल टू सी, मतलब ये पूछा गया है कि एक मिरर की लेंथ सॉरी हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो 6 फीट का आदमी खुद को पूरा अच्छे से उसमें देख पाए, मतलब अपनी पूरी लेंथ के साथ देख पाए। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 3 फीट।
3 फीट इसका करेक्ट है। कैसे? टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर्स अ मिरर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स हाइट। याद रखोगे जितनी फीट का इंसान होता है एटलीस्ट उसको अपना हाफ, ठीक है, उसकी हाइट का हाफ जो है लेंथ हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होता है ताकि वो अपने आप को पूरा वहां पे देख पाए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लो। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इतना ही था भाई ये। इफ टू मिरर्स आर कैप्ड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, अगर दो मिरर्स को रखा गया है कैप्ड इंक्लाइंड मतलब इंक्लाइंड झुकाव की तरफ 60 डिग्री पे, टू ईच अदर एक दूसरे के 60 डिग्री के झुकाव पर दो मिरर्स को रखा गया है और एक बॉडी प्लेस है और एक बॉडी जो है दोनों के बीच में रख दिया, देन टोटल नंबर ऑफ, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी भाई ये बताना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सोल्व करके देखेंगे। जो एंगल है दो मिरर के बीच का वो कितना होगा भाई? दो मिरर हैं, ठीक है, दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल होगा यानी थीटा जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर, फॉर्मूला याद रखोगे n इज, जब ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछा गया n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये थीटा ही निकालने की बात है, बस आपको ये थीटा अब निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 60 डिग्री इनके बीच का होगा। फॉर्मूला याद रखोगे जब भी ऐसा पूछा है कि नंबर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी वो बताना है मिरर, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। -1 ये भी आएगा इसमें, सॉरी, ठीक है, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, तो यहाँ पे आप रख दो भाई 360 अपॉन 60 -1, यानी कि ये क्या होगा? 6 -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट है भाई रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। रे ऑप्टिक्स जो है वैलिड है जब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस आर, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन कैसी हो? बेसिकली चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑफ द सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ ऑफ लाइट, मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन मस्ट बी, कैरेक्टरिस्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस होती हैं किसी भी रे ऑप्टिक्स की वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है जो ये वैलिड होगा क्या? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है भाई? जो रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आर लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो दैट जो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है लाइट की उसका यूज किया जा सके। ठीक है, जो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी होती है लाइट की कैन बी यूज्ड। और रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होता है? जो साइज होता है ऑब्स्टेकल का, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, और मैं आपको ये बता देती हूँ भाई रेक्टिलिनियर जो है लाइट क्या होता है? रेक्टिलिनियर, देखो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जो एक मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और लाइंस, मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट पाथ यूनिफॉर्म पाथ पे मूव करे उसको बोलते हैं भाई रेक्टिलिनियरिटी। ठीक है, रेक्टिलिनियर, तो ये आप ध्यान रखोगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है इसमें, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या दे रखा है भाई? इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल INR इसको आप मतलब TIR इसको हम बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें जो एंगल है मतलब इन टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए फॉर पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट, जो किसके लिए, फॉर पेयर ऑफ जो कि कॉन्टेक्ट में है, दो पेयर ऑफ मीडिया जो कि कॉन्टेक्ट में है, उसके केस में इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये इससे रिलेटेड कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा, अलग से बताने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जब I इज इक्वल टू आई सी क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल टू द एंगल। ये जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है, नीचे की साइड होता है हमेशा, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, नीचे की साइड होता है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल यहाँ से। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है गेजेस विद द सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या करेगी, सरफेस के अलोंग ही मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और मैं ये आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ भाई इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा ही बात हुई है, एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देती हूँ। टोटल इंटरनल, सबसे पहले आप ये चीज याद रखोगे, एन जो है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के, ठीक है, एन जो मैंने बताया था आपको लैम्डा वेवलेंथ। तो इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास टोटल 100% रिफ्लेक्ट होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमेशा जो लाइट है वो 100% रिफ्लेक्ट होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे हम इसको क्या कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ। ये क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल है, तो ये यहीं जहाँ पे थी ये क्या होगी, इंसिडेंट एंगल यहाँ पे गई, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यानी कि जो आई है यहाँ पे इंसिडेंट, वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, N2 अपॉन N1, यानी कि साइन सी का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। और ये यहाँ पे सी क्या होता है भाई, सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है कहाँ पे, वैक्यूम में, उसको बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साइन सी से, और साइन वी, और वी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस कंसेप्ट से रिलेटेड। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई, ये भी बता देती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा क्या हो भाई, 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल है किसका, इंसिडेंस का, अबव विच जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो होता है, ठीक है, होता ही होता है मतलब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने आपको बता, मतलब चलो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आगे देखेंगे किसी क्वेश्चन में जब हमारे पास आएगा। और टोटल इन्फेक्शन, इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक बेसिक सी डेफिनेशन और क्लियर हो सकेगा। कंप्लीट रिफ्लेक्शन एक रे ऑफ लाइट का एक मीडियम के विद इन, जैसे कि मीडियम कोई भी वाटर या ग्लास हो सकता है, फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस, जो कि बैक इनटू, मतलब कि मीडियम, वो रिफ्लेक्शन भी मीडियम, इंसिडेंट भी उसमें करे, एक मिनट भाई, उसका इंसिडेंट भी मीडियम में हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी मीडियम में हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, इंसिडेंट भी मीडियम में और रिफ्लेक्शन भी मीडियम में, उसको बोलते हैं भाई TIR, यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको बताया था 100% जिसमें रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो पीछे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा, ये बताना कि इसमें से कौन सा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस कंडीशन को बेसिकली इनकरेक्ट बताना है। वर्किंग ऑफ, बिल्कुल ठीक है भाई, एक तो ये चीज आप याद रखोगे, जो ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग होती है, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। साइंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस होता है। डिफरेंस बिटवीन ए पेरेंट एंड रियल डेप्थ, ये गलत है भाई, फोन की
माइलेज ऑन हॉट समर डेज, ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये तीनों जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंडर आते हैं, लेकिन सेकंड नहीं आता। देखो जो डिफरेंस होता है एपेरेंट और रियल डेप्थ के बीच में किसी भी पॉइंट का, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिफरेंस समझना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होगा। अदर जो तीन फिनोमेना रह गए वो हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं, ठीक है। अपेरेंट और रियल डेप्थ में क्या फर्क है भाई? अपेरेंट का मतलब जो, मतलब रियल तो वो होती है भाई जो एक्चुअल में डेप्थ होनी चाहिए। अपेरेंट जो कि दिखती है एक व्यूअर को, जो बाहर से, पॉइंट के बाहर से जैसी लाइट दिखे उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली कंडीशंस है, याद रखना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है बिल्कुल। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम, एक सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, सेपरेट कर रही है मीडियम को एयर से, एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल से, 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ म्यू दस रे कैन अंडरगो, कौन सी वैल्यू के लिए रे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अंडरगो कर सकती है, यानी कि 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। बेसिकली ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहीं पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक कंडीशन जो है ये क्या होनी चाहिए भाई, म्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन साइन सी, ये जो हमारे पास 1/sin c, एंड इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर और इक्वल देन √2, और ये भी किससे ज्यादा होना चाहिए, 1.414। ये कुछ वैल्यूज है जो एज इट इज याद रखनी है, यानी कि आप इसको इसका अप्रोक्सीमेट निकालो तो कितना आएगा, 1.50, राइट। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1.50, ठीक है। इस वैल्यू के अंडर जो है आपका, वैसे इसको याद भी रख सकते हो एज इट इज। इस वैल्यू को आप जो एयर जो रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अंडरगो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 11th क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है एक लाइट वेव की एक मटेरियल में वो कितनी है, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 5000। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मटेरियल का, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है आपको फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए, थोड़ा सा डीपली सोल्व करते हैं स्पेस बनाकर। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला आप जानते हो। एन हमारे पास कितना है यहाँ पे, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और 5000 को आप जो है मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 × 10⁻14 इंटू, मतलब ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एन, एन यहाँ पे भाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन है, ठीक है, याद रखोगे लैम्डा। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है इस फॉर्मूले में उसको जस्ट पुट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना मैंने पहले ये फॉर्मूला बता दिया था, म्यू इज इक्वल टू c/v, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट क्या फॉर्मूला क्या होता है, 3 × 10⁸, और यहाँ पे मीडियम में कितना आ गया, 10⁸ इज इक्वल टू, सोल्व करोगे तो क्या आ गया भाई, 3, ठीक है, 3 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी के केस में एंड हैंस कलर एंड फेज डू नॉट चेंज, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में फ्रीक्वेंसी और फेज कभी भी चेंज नहीं होता, जबकि वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। याद रखोगे, लिख देती हूँ, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो है, फेज डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज, जबकि वाइल वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल चेंज, जबकि यहाँ पे वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होती है भाई, चेंज होती है। मैंने क्या बोला है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होते, जबकि वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्या आंसर आया था भाई, यहाँ पे 3 आया था मेरे हिसाब से। हमारे पास 11th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी कि 3।
एक स्मॉल कोइन है, ठीक है, इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर। बीकर के बॉटम पे, मतलब एक बीकर है, उसके बॉटम पे जो एक स्मॉल कोइन ऐसे रेस्ट स्टेज में पड़ा है, फिल्ड विद, जो कि ये बीकर जो है पूरा वो लिक्विड से फिल्ड है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम कोइन से एक रे ऑफ लाइट ने ट्रेवल किया अप टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो सरफेस है लिक्विड का वहां तक, एंड मूव्स अलोंग, और उसके सरफेस के अलोंग फिर उस रे ने मूवमेंट स्टार्ट की। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग, तो कितनी फास्ट जो है लिक्विड में लाइट ट्रेवल करेगी वो बताना है, ठीक है। ये रहा हमारे पास। तो यहां पे देखो भाई 3 सेंटीमीटर की ये है, ये हमारे पास क्या होगी, ये कोइन है, यहां से इंसिडेंट रे, ये क्या होगी भाई, इंसिडेंट रे ऑब्वियसली, ठीक है, इंसिडेंट रे यहां से निकली, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसने क्या किया भाई, ये नॉर्मल है, ठीक है, टू द प्लेन एक नॉर्मल लाइन तो ड्रॉ करनी होती है, आपको पता है, ये इंसिडेंट रे का एंगल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास जो आर की वैल्यू होगी रिफ्लेक्टेड रे की, वो कितनी है भाई, 90। यहाँ से बेशक रिफ्लेक्ट होगी अंदर की साइड, नहीं, अलोंग द सरफेस इसने मूवमेंट स्टार्ट की थी ना, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, अपनी थ्योरी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पे इसने मतलब ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट किया अलोंग द जो सरफेस था लिक्विड का, वहाँ ये क्या करने लगी, मूवमेंट, मतलब अपना मूव करने लगी, ये 90 डिग्री हो गया। तो भाई यहाँ पे अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कर देती हूँ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आएगा, यहाँ पे आप देख लो, इसे हाइपोटेन्यूज कितना आएगा भाई, 5 आएगा। आप जब हाइपोटेन्यूज निकालोगे यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर कुछ निकल के आएगा, 3 है 4 है, 3 और 4 का यहाँ पे निकालेंगे हम, तो हाइपोटेन्यूज आएगा अपना कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/μ इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90। अगर आपको किसी भी लिक्विडी सरफेस में ऐसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जिक्र है, तो आप वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/sin i, 1/sin i इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, 1/sin i, यहाँ पे हम म्यू को बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/sin i इज इक्वल टू कितना होगा, 5/3। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी v इज इक्वल टू c/μ, c कितना होता है 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट मैंने बहुत बार बोला, याद रखोगे इस वैल्यू को आप खुद से। म्यू क्या है, 5/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बीम ऑफ लाइट है जो कि कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रेज इज इंसिडेंट ओब्लिकली एट अ पॉइंट ऑन द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक भाई बीम ऑफ लाइट है जो रेड और ग्रीन रेज से बनी है, इंसिडेंट ओब्लिकली मतलब तिरछे बल में वो है, इंसिडेंट करिए किसी भी पॉइंट पे ऑन द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके किसी भी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ओब्लिकली वो इंसिडेंट रे क्या है, बीम ऑफ लाइट जो कि रेड और ग्रीन रेज की बनी है, वो क्या करिए, इंसिडेंट करिए व्हेन कमिंग आउट ऑन द अपोजिट पैरेलल फेज, जब वो अपोजिट पैरेलल फेस पे अपोजिट इसका जो है पैरेलल फेज, यानी कि ये यहाँ पे आएगी, तो रेड और ग्रीन रेज एमर्ज फ्रॉम, जो रेड और ग्रीन रेज है वो कहाँ से एमर्ज करेंगे ये बताना है। तो देखो भाई, 1 पॉइंट प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, 2 पॉइंट्स प्रोपेगेटिंग इन 2 डिफरेंट, 2 पॉइंट बिल्कुल ठीक है भाई, 2 पैरेलल डायरेक्शन, यहाँ पे पैरेलल की बात होगी। सिंस देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों का फॉर बोथ द लाइट, दोनों लाइट के लिए वो क्या है भाई, अलग अलग है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग उनका जो है पॉइंट है। तो दे इमर्ज आउट मूविंग इन 2, तो वो इमर्ज आउट होंगी 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास इस वजह से करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। एक लाइट रे है जो कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर जो है फॉल कर रही है। इंडेक्स जो है रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास का, इफ इंडेक्स बताना है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास का क्या होगा, अगर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR जो है इज टू अकर एट द वर्टिकल फेजेस, अगर यहाँ पे TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां मैंने आपको क्या बताया था कि 100% रिफ्लेक्शन होता ही होता है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया भाई एक लाइट रे है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब,
वो उसके ऊपर फोल्ड कर रही है, जैसे हमारे को यहाँ फिगर में दे रखा है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इंडेक्स बताना है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास का। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इज टू अकर एट द वर्टिकल, जो वर्टिकल फेज है यानी कि जो इसका ऐसे मतलब सीधा फेज है उसके ऊपर अगर टी आई आर होता है तो ठीक है। तो भाई सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा। फोर पॉइंट ए यहाँ पे हमारे पास म्यू जी ए यानी कि एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमें निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बात हो रही है, तो कितना होगा भाई, वहां पे देगा साइन 45 डिग्री अपॉन क्या होता है साइन आर, ठीक है, ये इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड। तो यानी साइन आर को अगर हम बाहर ले लें इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 1/√2, 1/√2 होता है, इसको सोल्व करेंगे तो बेसिकली इसकी वैल्यू ये हो जाएगा जी और ये ए, ठीक है, यहाँ तक आया। तो पॉइंट बी के केस में अगर मैं बात करूँ 4 पॉइंट बी, उसमें क्या होगा भाई साइन 90 माइनस आर यहाँ पे होगा इज इक्वल टू म्यू ए जी, ठीक है, यानी कि अब ये यहाँ पे ऊपर वाले केस में तो एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर से ग्लास में जा रही थी, अब इसमें ग्लास टू एयर, ठीक है, ये बात हो रही है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे 90 डिग्री माइनस आर क्या है, इसका क्रिटिकल एंगल होगा, क्या होगा भाई, इसका क्रिटिकल एंगल होगा। तो यानी अब आप निकाल सकते हो कोस आर इज इक्वल टू म्यू ए जी इज इक्वल टू 1/म्यू ए जी, यानी कि म्यू जी ए इज इक्वल टू 1/कोस आर, ठीक है, ये हो गया। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो एट द एंड आपके पास आंसर है, मतलब बेसिकली दोनों की वैल्यूज जो यहाँ पे हमारे पास है उसको पुट वगैरह करके आप आंसर इसका निकालोगे क्या, म्यू जी ए इज इक्वल टू √3/2, ये आएगा भाई आपके पास इसका आंसर निकल कर, ठीक है। तो यानी कि देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास इसका, यानी कि √3/2 ये हमारे पास जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, ये हमारे पास जो है ये हो गया भाई पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। सबसे पहले ये हमारे पास एयर टू ग्लास, और यहाँ पे अब ग्लास टू एयर बात होगी, नीचे ग्लास टू एयर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर काइंड ऑफ, ये पॉइंट हो गया कौन सा भाई बी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हुई ग्लास में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये एयर है भाई आउटसाइड, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुई इसकी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, ये 90 डिग्री, ऑब्वियसली भाई ये स्टेट है तो ये 90 डिग्री, ये 90 है तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसके अपोजिट जो होगा ये कितना होगा 90 माइनस आर, ये 90 है तो ये क्या होगा भाई 90 माइनस आर, ये हमारे पास ग्लास है। तो इस कंटेक्स्ट से जो मैंने अभी आपको इस फिगर में बना के दिखाया है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो रेडिश अपीयरेंस होती है सन की, सनराइज की और सनसेट के टाइम पे, इज ड्यू टू, क्या रीजन है भाई उसका, कलर नहीं, कलर नहीं होता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये शायद आप पहले ही पढ़ते आ रहे हो, पोलराइजेशन का कोई केस नहीं है, कलर सन के कलर का कोई इसमें रोल नहीं होता, स्कैटरिंग होती है लाइट की। देखो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है भाई, बिखरना, ठीक है, जो लाइट जो है सराउंडिंग में पूरा ऐसे बिखर जाती है, अपना स्कैटर हो जाती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ के, वेवलेंथ रेज़ टू पावर 4, हैंस जो लाइट है रिचेज वो हमारे पास जो है रेड कलर में आती है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे और ये फिनोमेना याद रखोगे, क्योंकि इसमें इससे अलग नहीं पूछा जाएगा, ये बदलता नहीं है कि भाई अब यहाँ पे आप कंसेप्ट थोड़ी चेंज होगा, ये पूछा गया है, ये आगे अगर आएगा क्वेश्चन तो यही बात होगी कि चलो बताओ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होगा, ये पूछा जा सकता है, आपके पास ऑप्शन दे देंगे, अब यहाँ पे रेडिश अपीयरेंस किसकी, रेडिश है या ऑरेंजिश कलर में फर्क कर देंगे। तो बेसिकली एज इट इज याद रखोगे, जो रेडिश अपीयरेंस होती है सन की सनराइज और सनसेट के टाइम पे, वो किसकी वजह से होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। एक एयर बबल है इन अ ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, कितना है एयर बबल एक ग्लास स्लैब में, 5 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, 5 सेंटीमीटर डीप तक, व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेज, जब कोई एक उसे देखेगा तो 5 सेंटीमीटर डीप दिखेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड 2 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द, और जब अपोजिट फेज से उसे देखा गया तो वो 2 सेंटीमीटर डीप दिखा, थिकनेस बतानी है स्लैब की कितनी होगी। तो भाई थोड़ा सा सोल्व करेंगे क्वेश्चन को स्पेस बनाकर, पहले मैं ये बना ही देती हूँ।
भाई ये है R1, ये है R2, ठीक है, रेडियस 2। यहाँ पे ये पहले कितना एक फेस से देखा गया 5 सेंटीमीटर डीप दिखा, ये एयर बबल है भाई यहाँ पे मान लो ये है, और फिर अपोजिट फेस से इसे देखा गया तो ये कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये 5 ज्यादा होना चाहिए कायदे से, 2 छोटा, तो आप समझ जाना, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया शायद साइज में। तो अब देखो भाई फॉर्मूला 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू के प्लेस में हम यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद रखोगे, रियल डेप्थ यानी कि R1 अपॉन क्या होगा, एपेरेंट डेप्थ एपेरेंट डेप्थ यानी कि जो मतलब इमेजिनरी, वो क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एपेरेंट डेप्थ है। तो यानी कि R1 की वैल्यू आप निकाल लोगे सोल्व करके, आपके पास ये दोनों की वैल्यू है, R1 को आप बाहर ले लोगे, 1.5 इंटू 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। अपोजिट फेस के बाद केस में बात कर लो, ये 1 फेस की बात थी, अपोजिट फेस में बात करोगे तो कैसे आएगा 1.5, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा, R2 अपॉन यहाँ पे क्या है 2, यानी इसको सोल्व करोगे R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3.0। अब यहाँ पे थिकनेस निकालनी थी हमको, स्लैब की थिकनेस ऑफ स्लैब, तो थिकनेस इसका जो हमने ऊपर निकाला है 7.5 और जो 5 ये 3 जो निकाला है इसको हम ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 7.5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई थिकनेस ऑफ स्लैब आ गई, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सिचुएटेड है डिफरेंट मीडियम में, देन रिफ्रैक्शन के कारण भाई ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, डिस्प्लेस दिखेगा अपनी डायरेक्शन से, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ यानी H अपॉन एपेरेंट डेप्थ यानी H डैश, ठीक है, जो जिसके मतलब कंटेक्स्ट में हमने ये क्वेश्चन पे पूरा सोल्व किया। काफी इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये, सिर्फ हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए था। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है 10.5, दोनों को ऐड कर दिया क्या आ गया 10.5 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 17th, वेवलेंथ जो है लाइट फ्रीक्वेंसी की वो 100 हर्ट्ज है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ बतानी है लाइट की जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला अप्लाई करोगे जस्ट, क्या फॉर्मूला है ये होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास है। तो यानी हम लैम्डा इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 × 10⁸ यानी कि ये, ठीक है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट अपोन में क्या आ जाएगा 100। सोल्व कर दो भाई 3 × 10⁶ मीटर, आंसर सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, लाइट एंटर कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट एंटर कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इन अ ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट रोड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की, ठीक है। लाइट एंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रोड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कौन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किस वैल्यू के लिए मटेरियल की ऑफ द रोड, द लाइट वंस एंटर्ड इनटू इट, लाइट एक बार इसमें एंटर करेगी, इट विल नॉट लीव इट, एक बार एंटर कर लिया तो ये लीव करेगी ही नहीं, मतलब अगर एक बार मटेरियल के अंदर लाइट ने एंट्री मार ली तो वापस नहीं जाएगी थ्रू इट्स लेटरल फेज व्हाटसोएवर बी द वैल्यू ऑफ, मतलब चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस की फिर कोई भी वैल्यू हो इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बार एंटर करने के बाद वापस नहीं जाती, ठीक है भाई। पूरा ये डेरिवेशन मतलब इसमें हमारा ऑप्टिकल फाइबर स्नेल्स लॉ जो है इसमें इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगी सारी चीजें। मुश्किल लगेगा एकदम से क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट हमारे पास इस चैप्टर का, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ वगैरह। तो भाई स्पेस बना के सोल्व थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की। देखो, लेट अ रे ऑफ लाइट एंटर एट ए एंड जो रिफ्रैक्टेड बीम है इज ए बी, वो कितनी है भाई ए बी, ठीक है। क्या बात हुई है, लेट अ रे ऑफ लाइट एंटर एट ए, जो एक रे ऑफ लाइट है वो ए पर एंटर कर रही है, और रिफ्रैक्ट बीम इज, और जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो कितनी है ए बी, दिस इज इंसिडेंट, ये एंगल थीटा के ऊपर पूरा इंसिडेंट हुआ है, फॉर नो रिफ्रैक्शन एट द लेटरल फेज, यानी कि थीटा ग्रेटर देन सी होगा, क्रिटिकल एंगल से थीटा ज्यादा होगा जिस वजह से रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। अदरवाइज मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल वो जो हम TIR पढ़ रहे थे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल हमेशा ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट से, क्यों, उसके बाद ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% रिफ्लेक्शन होता है रे का। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुई है, रिफ्लेक्टेड बैक नहीं हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, थीटा की वैल्यू ज्यादा है सी के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे और हम लिख सकते हैं साइन थीटा ग्रेटर देन साइन, लेकिन ये वही बात लिखी है मैंने, बट थीटा प्लस आर क्या होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पता होगा, ये चीज याद रखोगे। यानी कि हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई ऑप्टिकल फाइबर का मैं यहाँ पे एक बना रही हूं। ये इंसिडेंट किया यहाँ से, ठीक है, ये बी पॉइंट पे यहाँ पे इसने रिफ्लेक्ट बैक किया, ये नॉर्मल टू द, ये नॉर्मल हमने प्लेन के ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया थीटा, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे देखो भाई अकॉर्डिंग टू जो हमने ऊपर लिखा है साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन साइन सी, ये है हमारे पास, इससे ज्यादा ग्रेटर रिफ्लेक्शन नहीं हुई, जिसके यानी कि कोस आर ग्रेटर देन साइन सी। ठीक है, ये क्या होता है साइन 90 माइनस आर क्या होता है भाई कोस आर होता है, साइन 90 को आप कोस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया ग्रेटर देन साइन सी। और फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब जो मैं बता रही थी स्नेल्स लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन आर को बाहर निकाल के इज इक्वल टू साइन आई अपॉन एन, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अब इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे कोस आर, ये क्या ले लिया मैंने पेन, कोस आर इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिखेंगे भैया, फॉर्मूला है बेसिकली इसका, 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर के पेज पे क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे हमने साइन आर की वैल्यू निकाल ली थी, ये निकाल रखी, इसको हम उसमें स्क्वेयर में लिख देंगे साइन स्क्वेयर आई अपॉन एन का स्क्वेयर। ठीक है, लिख दिया। इक्वेशन 1 हमें क्या देती है भैया जो हमारे पास आई है, इससे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर आई अपॉन एन का स्क्वेयर ग्रेटर देन साइन सी। वही क्रिटिकल एंगल से, ये कंसेप्ट चल रहा है कि क्रिटिकल एंगल से जो है इंसिडेंट रे ज्यादा है, तो 1 माइनस साइन का स्क्वेयर आई अपॉन एन का स्क्वेयर ग्रेटर देन साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका रूट हटा दिया तो इसके ऊपर इस स्क्वेयर लग गया इसकी वजह से। ठीक है, इसका स्क्वेयर यहाँ पे आ गया, आपको पता होगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई, आपको पता साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर आई अपॉन एन का स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 अपॉन एन का स्क्वेयर, या फिर आप लिख सकते हो 1 ग्रेटर देन साइन स्क्वेयर आई प्लस एन का स्क्वेयर प्लस, इसको कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एन का स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन आई की वो क्या होगी भाई अकॉर्डिंग टू दिस 1। ठीक है, साइन स्क्वेयर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यानी हम लिख सकते हैं एन स्क्वेयर ग्रेटर देन 2, यानी कि एन जो है ग्रेटर देन है रूट 2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा रूट 2। मुश्किल लगा होगा पहली बार, ऑब्वियसली ये है भी टॉपिक मुश्किल है भाई। ठीक है, एक बार करते ही नहीं समझ आएगा, क्योंकि पूरा एक स्नेल्स लॉ ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर के अंडर आता है, पूरा एक कंसेप्ट है हमारे पास एक। नेक्स्ट है भैया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी एन की, वेवलेंथ लैम्डा और ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी वी के साथ एक एयर में ट्रैवल करिए, इन एयर एंटर से ग्लास स्लैब में एंटर किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी लाइट की ग्लास स्लैब में विल बी रिस्पेक्टिवली। इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसा हम कर मतलब इसी टाइप में, ऐसा तो नहीं, इस टाइप के इससे रिलेटेड हमने किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब में अगर वो एंटर करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। मैंने पता नहीं कहा आपको एक क्वेश्चन में अलग से लिखवाई थी ये चीज। ठीक है, मैंने लिखी थी ये चीज की फ्रीक्वेंसी जो है उसमें सेम रहेगी। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी भाई, ये होगी वेवलेंथ हमारे पास इसकी म्यू, और वेलोसिटी भी क्या वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू, ये होगी। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दिस वन। ये फ्रीक्वेंसी सेम रही, ये हमारे पास चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई। ठीक है, न्यू वेवलेंथ न्यू फ्रीक्वेंसी वो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, हाँ ये चीज मैंने बताई थी। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भाई मैं इसमें ऐड ऑन करके बताना चाहूंगी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करती है किसी दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, जबकि वेवलेंथ और वेलोसिटी 1 अपॉन म्यू टाइम्स उसकी बढ़ जाती है। जैसे ये इस क्वेश्चन में हमारा वही चीज, ये चीज याद रखोगे, यही चीज हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देना पूछी जाए तो, कि भाई फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी 1 अपॉन म्यू टाइम्स जो है क्या हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, चेंज हो जाती है बेसिकली।
20th क्वेश्चन है भाई, लाइट जो है ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस, जिसकी थिकनेस टी है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट के थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, म्यू। अगर सी उसका स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, तो टाइम टेकन बाय लाइट टू, तो कितना टाइम लगा किसको, टाइम टेकन बाय लाइट के द्वारा कितना टाइम लिया गया टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये जो थिकनेस, इस थिकनेस ऑफ ग्लास जो है वहां से ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा ये बताना है। देखो भाई, टोटल थिकनेस कितनी है इसकी, टी, ठीक है, टोटल थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँ ग्लास प्लेट में, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास होता है सी अपॉन म्यू, ठीक है। टाइम टेकन का फॉर्मूला भैया यहाँ पे निकाल लेंगे, और टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या लगेगा भाई, टी अपॉन यहाँ पे थिकनेस अपॉन क्या आएगा, टोटल थिकनेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यानी सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू, इक्वेट करोगे म्यू टी अपॉन सी आ जाएगा, जहाँ पे टी क्या है भाई, थिकनेस ऑफ लाइट, यानी म्यू टी अपॉन सी क्या आएगा भाई, म्यू टी अपॉन सी। आई थिंक डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और यह तो आपको पता ही होगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप जो जिससे पूछे उसको रिलेट करके बता दो। जो वन फेज ऑफ रेक्टेंगुलर, एक फेस जो है रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट का वो 6 सेंटीमीटर थिक है, इज सिल्वर्ड, वो सिल्वर्ड है। एन ऑब्जेक्ट हेल्ड 8 सेंटीमीटर, जो फर्स्ट फेस है इसका, एक ऑब्जेक्ट उसके 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा उसके सामने, जो कि एक इमेज बना रहा है 12 सेंटीमीटर, जो सिल्वर्ड फेस है उसके पीछे 12 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसके 8 सेंटीमीटर के आगे, मतलब 8 सेंटीमीटर आगे रखा है, वो सिल्वर्ड फेस के 12 सेंटीमीटर पीछे उसकी इमेज बना रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 2 क्वेश्चन रह गए। देखो भाई, अगर थिकनेस की बात करी जाए, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट यानी कि T इज इक्वल टू क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस की बात करूं, यानी जिसे हम U से डिनोट करते हैं सिंपली, वो कितना 8। इमेज दे रखी थी उसकी, सॉरी डिस्टेंस दे रखा था इमेज का, तो यानी V से उसको डिनोट करेंगे, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। U और V किसके लिए हम यूज करते हैं, U करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, V यूज करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, x क्या है भाई, x को मान लेंगे अपेरेंट पोजीशन, ठीक है, ऑफ द, जो यानी अज्यूम्ड पोजीशन है किसकी, सिल्वर्ड सरफेस की सेंटीमीटर में, ठीक है। और सिंस जो इमेज है भाई वो किसकी वजह से बनी है, रिफ्लेक्शन की वजह से सिल्वर्ड फेस पे, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ मिरर इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये इक्वल हो गए एक दूसरे के, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, 12 प्लस 6, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, क्या आएगा भाई, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होता है। रियल डेप्थ कितनी है, 6 दे रखी है, अपेरेंट हमारे पास कितनी निकल के आई है, 5। सोल्व करोगे क्या आएगा, 1.2। तो भाई हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ गया है कितना, 1.2, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। एक पॉइंट सोर्स है लाइट का 4 सेंटीमीटर नीचे रखा गया है सरफेस ऑफ वाटर के, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। मिनिमम डायमीटर बताना है एक डिस्क का, विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स। मिनिमम डायमीटर जो है डिस्क का क्या होगा, जो कि प्लेस्ड ओवर द सोर्स, जो कि सोर्स के ऊपर रखा जाना चाहिए, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर के सरफेस के ऊपर, टू कट ऑफ ऑल लाइट कमिंग आउट, ताकि जितनी भी लाइट जो है वाटर से कमिंग आउट, मतलब वाटर से बाहर जा रही है, उसको कट ऑफ कर सकें बेसिकली। तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ अपना, साइन c इज इक्वल टू 1/म्यू होता है, यानी कि 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, 5/3 सोल्व करोगे 3/5 आ गया। सो हम लिख सकते हैं टेंजेंट c इज इक्वल टू 3/4, यानी टेंजेंट c इज इक्वल टू क्या है भाई, r/h, और r को ये क्या है, r/h, ठीक है, रिफ्रैक्टिव और ये हाइट, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, यानी कि हम लिख सकते हैं r को बाहर निकालेंगे इज इक्वल टू h टेंजेंट c। तो यानी कि h कितना है भाई, 4 इंटू यहाँ पे टेंजेंट c कितना, 3/4,
राइट, इज इक्वल टू सोल्व करोगे 3 मीटर। डायमीटर डिस्क का कितना है भाई, डायमीटर ऑफ डिस्क का फॉर्मूला था 2r, यानी कि हम यहाँ पे निकालेंगे r क्या है 3, ये r अभी निकाला था 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 मीटर। क्या आ गया हमारे पास भाई 6 मीटर इसका आंसर आया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। एक और एडिशनल बात यहाँ पे बता देती हूँ, इसको इरेज करके जूम इन करने की जरूरत नहीं है। फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ स्विमर, एक फील्ड ऑफ विजन की अगर मैं बात करूं किसी भी स्विमर या फिर फिश की, तो उस केस में जो रेडियस होता है कितना होता है, आर इज इक्वल टू एच टेंजेंट सी, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली भाई, यानी कि इज इक्वल टू एच अपॉन क्या लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी और एरिया की बात करी जाए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो पाई एच का स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूले है एरिया का और ये रेडियस का फील्ड ऑफ विजन ऑफ स्विमर या फिश के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और फील्ड ऑफ विजन क्या होता है भाई, ये वो पोर्शन होता है स्पेस का जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होगा सेम मोमेंट पे ड्यूरिंग स्टेडी फिक्सेशन ऑफ गेज इन वन डायरेक्शन, मतलब कि मतलब ऑब्जेक्ट जब विजिबल हो किसी भी स्पेस में, ठीक है, सेम मोमेंट पे, ठीक है, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, 23rd, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो, कितना टाइम एक सनलाइट मतलब सनलाइट को लगता है एक विंडो से पास करने में जिसकी थिकनेस 4 mm की है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.2 है, इज, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। वेलोसिटी ऑफ ग्लास की बात करेंगे, सी अपॉन म्यू, सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸, मैंने बताया था याद रखोगे, म्यू कितना है 3/2 दे रखा है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गया, यानी टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी जी होता है, एक्स क्या होगा यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है एक्स, यानी थिकनेस कितनी 4 इंटू 10⁻⁻, mm से मीटर में करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, अभी वी जी हमने निकाला है, यानी कि वेलोसिटी निकाली है ग्लास की 2 इंटू 10⁸ हमारे पास आंसर है, सोल्व करोगे 2 इंटू 10⁻11 सेकंड इसका आंसर आ गया भाई, 2 इंटू 10⁻11 सेकंड इसका आंसर आया है, ठीक है, बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको समझ आया होगा, तो हमारे PYQs, और ये थोड़ा सा भाई कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, आपको टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर के ऊपर, 3D से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एक बार में वहां से भी समझ नहीं आता, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा फिनिश हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।